तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन रॉबरी की कहानी है जो इस देश में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी मानी जाती है। आज की कहानी उस ट्रेन रॉबरी की कहानी है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को बाकायदा नासा तक की मदद लेनी पड़ी। बात 8 अगस्त 2016 की है। 11064 सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस। ये वो ट्रेन थी जो सेलम से चलती थी और ठीक रात 9 बजे सेलम से ये चलना शुरू होती और सुबह 5 बजे के आसपास चेन्नई पहुंच जाया करती थी। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। तो रात 9 बजे 8 अगस्त 2016 को यह ट्रेन अपने तय वक्त पर सेलम से चली। उस दिन खास बात यह थी कि इस ट्रेन में जो इंजन के पीछे वाली 2 बोगी थी, वो दोनों बोगी रिजर्व थी। इसमें एक बोगी में आरबीआई के पैसे रखे हुए थे और दूसरी बोगी में जो उसके बराबर वाली थी उसमें एक एसीपी रैंक के अफसर समेत पुलिस और आरपीएफ के कुल 17 जवान मौजूद थे, यानी कुल मिलाकर 18 पुलिस के लोग। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस बोगी में जिसमें पैसे रखे हुए हैं उसकी सुरक्षा या हिफाजत करें। जो बोगी थी उसके अंदर कुल 224 बॉक्स थे और इन 224 बॉक्स में कुल 342 करोड़ रुपए थे। 224 अलग अलग बॉक्स में 342 करोड़ रुपए। जिस बोगी में ये पैसे रखे थे उस बोगी को सील कर दिया गया था और उस बोगी के अंदर कोई शख्स नहीं था। बाकायदा उसकी हिफाजत के लिए बराबर की बोगी में, जो कि वो भी रिजर्व थी, उसमें 18 पुलिस वाले मौजूद थे। अब ये जो 342 करोड़ रुपए थे ये एक्चुअली 3 अलग अलग बैंकों के थे और ये बैंक थे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। अब इन तीनों बैंकों के कुल 342 करोड़ रुपए 224 बॉक्स में एक बोगी के अंदर रखा हुआ है। बराबर की बोगी में 18 पुलिस वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब ये जो नोट थे, असल में ये सारे नोट पुराने हो चुके थे, कुछ कटे फटे थे, तो इनको ये तीनों बैंक आरबीआई को सौंप कर उसके बदले उन्हें नए नोट उनसे लेने थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो एक नोट होता है वो 20 हाथों से गुजरने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये सारे नोट 2005 से पहले के थे, यानी करीब 15 साल पुराने हो चुके थे। तो अब इन पुराने नोटों को आरबीआई को वापस करना होता है क्योंकि आरबीआई ही नए नोट जारी करती है। तो आरबीआई के अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनका अपना दफ्तर है, उनका जहां पे वो सारे पैसे रखते हैं वो जगह है। तो चेन्नई में भी आरबीआई का ऐसे ही एक ऑफिस जहां इस तरह के पैसों को रखने का इंतजाम होता है और आरबीआई बाद में इन कटे फटे पुराने नोटों को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये नोट फिर भी ऐसे थे कि चल सकते थे, लेकिन बैंक ने उसके बावजूद एहतियात बरतते हुए आरबीआई के पास 342 करोड़ रुपए 3 अलग अलग बैंकों के इस ट्रेन में सवार कर दिए। अब इस ट्रेन जो जा रही है सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस, ये सेलम से खुलती थी और चेन्नई पहुंच जाती थी सुबह। लेकिन इस ट्रेन की एक खास चीज थी, वो ये थी कि सेलम से चलने के बाद कुल ये 10 स्टॉप थे इस ट्रेन के। जो पहला स्टॉप था वो पड़ता था विरुद्धाचलम। विरुद्धाचलम सेलम से 140 किलोमीटर दूर है और इस ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेलम से यह ट्रेन रात 9 बजे चली और 140 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप विरुद्धाचलम है, यानी करीब 2 घंटे में इसको विरुद्धाचलम पहुंचना है 70 की स्पीड से। अब एक और खास बात यह थी कि जब यह सेलम से ट्रेन चलती है तो इसमें डीजल का इंजन लगा होता है, क्योंकि सेलम से विरुद्धाचलम के बीच इलेक्ट्रीफाइंग रूट नहीं है, इलेक्ट्रिक या बिजली के तार नहीं है जो ट्रेन चलती है। लेकिन जब ये विरुद्धाचलम पहुंचती है तो वहां से फिर डीजल का इंजन हट जाता है और इलेक्ट्रिक इंजन जुड़ जाता है और उसके बाद विरुद्धाचलम से चेन्नई तक अब इलेक्ट्रिक इंजन इस गाड़ी को लेकर जाती है। तो ये 2 घंटे और 140 किलोमीटर और ये 2 घंटे और 140 किलोमीटर का जो सफर है वो डीजल इंजन तय करने जा रही है। अब ट्रेन चलती है अपने तय वक्त पर और इसके बाद पहला स्टेशन विरुद्धाचलम आता है रात करीब 11 बजे। अब 11 बजे जब ये ट्रेन विरुद्धाचलम पहुंचती है
तो यहां इस ट्रेन को 1 घंटा रुकना होता है, क्योंकि इंजन चेंज हो रहा है। इंजन चेंज होने में टाइम लगता है। आमतौर पे कई जगह पे आधे घंटे भी इंजन चेंज हो जाता है, लेकिन विंध्याचलम में 1 घंटे का स्टॉपेज है इस ट्रेन का, और उस 1 घंटे में अब इंजन डीजल हट रहा है, फिर इलेक्ट्रिक इंजन लग रहा है। तो विंध्याचलम आता है। विंध्याचलम जब स्टेशन पे मालूम है सभी मुसाफिरों को भी कि 1 घंटा रुकना है, तो लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो जो दूसरी बोगी में जो 18 पुलिस वाले हैं, जो इस तमाम जो पैसे हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो विंध्याचलम प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। उतरने के बाद वो इधर उधर टहलते हैं। फिर उन्हीं में से एक पुलिस वाले को यह ख्याल आता है कि चलते हैं इस बोगी को खोलकर देख लेते हैं कि अंदर सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर 224 बॉक्सेस हैं जिसमें 342 करोड़ रखे हैं। तो वो पुलिस वाला दरवाजा जो ताला है वो खोलता है। खोलने के बाद अंदर दाखिल होता है। अंदर बिल्कुल शांत, कुछ नहीं है। वो लौट रहा होता है, तभी अचानक उसको एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो देखता है बोगी बंद है, सारे उसमें विंडो भी नहीं है, खिड़की, वो सारे शटर बंद है, लाइट भी नहीं है बोगी के अंदर, लेकिन एक खास जगह से रोशनी आ रही है बहुत तेज। अब बोगी के ऊपर से रोशनी अंदर आ रही है, ये कैसे हो सकता है? वो गया उस जगह पर खास जहां से रोशनी आ रही है, उसने ऊपर देखा तो देखा चांद की रोशनी बोगी के अंदर आ रही है। अब चांद की रोशनी बोगी के अंदर कैसे? क्योंकि ट्रेन की जो बोगी होती है वो तो पूरी तरह से बंद होती है, तो ये छत पे इतना सुराख कैसे? अब उससे ध्यान से देखा तो वो सुराख ठीक ठाक बड़ा था। इतना बड़ा सुराख था कि एक शख्स उस सुराख से बोगी के अंदर आ सकता था। जैसे ही उसने देखा, उसका माथा ठनका, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान उसकी अब रोशनी में जो बोगी के अंदर पड़ रही थी, उसने फर्श पर देखा कुछ नोट पड़े हुए। अब नोट देखकर उसको और हैरत हुई, क्योंकि सारे नोट तो बॉक्सेस में होने चाहिए, ये बिखरे कैसे पड़े? ये दोनों चीज देखता हुआ बदहवास वो बाहर आता है और अपने बॉस जो एसीपी उस वक्त इसकी इंचार्ज थे उनको बताता है ऐसी सी बात है। सारे बदहवास पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते हैं और बोगी का मुआयना करते हैं। जब वो चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं बॉक्सेस तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन फिर उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी। देखा वो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई पैसे नहीं है। दूसरे बॉक्स की तरफ देखा तो देखा कि उसमें भी आधे पैसे हैं, आधे गायब हैं। तीसरे बॉक्स को देखा, उसमें से भी पैसे गायब हैं। चौथे बॉक्स को देखा, वो भी खुला हुआ है। पांचवें बॉक्स को देखा, वो भी खुला हुआ है। बाकी के 224 बॉक्स में से सिर्फ 5 बॉक्स खुले हुए थे और उनमें से एक बिल्कुल खाली हो चुका था। बाकी में कुछ कुछ पैसे तो थे। अब ये जो सारे नोट थे उस वक्त जो इस बोगी में रखे गए थे, ये 1000 के थे, उस वक्त 1000 का नोट था, और 500 के थे और 100 रुपए के नोट थे। तो मतलब 2000 का नोट उस वक्त नहीं था। तब जब उसने देखा तो उसे लग गया कि कुछ मामला गड़बड़ है, ट्रेन में डाका पड़ चुका है। अब फौरन अलर्ट किया गया। फिर आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, बाकी लोगों को, अपने सीनियर अफसरों को बताया गया आप क्या करें। इधर अब ट्रेन को पूरी तरह से आप रोक नहीं सकते, बहुत सारे उसमें सैकड़ों मुसाफिर भी सवार हैं। तब उसी बोगी में बैठकर वो सारे पुलिस वाले, वहां पहले रिपोर्ट लिखाई गई, चूंकि ट्रेन के स्टॉपेज भी 1 घंटा था, उनको वक्त मिल गया। और फिर उस बोगी के अंदर ही अपनी निगरानी में बाकी के बॉक्सेस के साथ सारे पुलिस वाले चेन्नई पहुंचते हैं। चेन्नई पहुंचने के बाद आरबीआई के अफसरों को खबर दी जाती है। वो लोग आते हैं, जितने बॉक्स थे उनको फिर पूरी सुरक्षा घेरे के बीच में ले जाकर आरबीआई के हवाले जहां पे पहुंचाना था वो पहुंचा दिया जाता है। अब ये सारा काम तो हो गया। अब सबसे बड़ा काम यह था कि यह मामला अब पुलिस की जांच के अंदर थी कि ये हुआ कैसे। अब पुलिस ने जांच शुरू की। सेलम से लेकर विंध्याचलम के बीच में ऐसा क्या हुआ, अभी पुलिस को यही पता नहीं कि ये लूट हुई कहां पे एग्जैक्ट। तो पुलिस की टीम जांच करती रही, कोई फायदा हुआ नहीं। अब आरबीआई ने नोटों की गिनती की, बॉक्सेस की गिनती की, तो टोटल काउंटिंग के बाद यह पता चला कि उस ट्रेन में जो 5 बॉक्स खोले गए, उन 5 बॉक्सेस के अंदर से कुल 342 करोड़ रुपए गायब, 342 करोड़। अब 342 करोड़ एक बड़ी रकम होती है। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली, उनके भी हाथ पांव फूल गए। 18 पुलिस वालों की मौजूदगी में
एक बंद डब्बे के अंदर से 342 करोड़ रुपए लुटेरे लूट गए, और वो भी एक अनोखे अंदाज में। छत के रास्ते सुराख करके आए। और ये सब कुछ कैसे हुआ? अब पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो बाद में तमिलनाडु के सीबीसीआईडी को यह केस सौंप दिया गया कि अब आप इस मामले की जांच कीजिए। अच्छा, तमाम अखबार में उस वक्त सुर्खियों में थी। अब पुलिस भी जांच करने लगी। अब ये जांच चल रही है, और ये बात है 8 अगस्त 2016 की। 2-3-4 महीने बीत गए। उसके बाद नवंबर का महीना आ गया। इसी दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पूरे देश को चौंकाया, एक ऐलान करके कि कुछ नोट बंद कर दिए गए। नोटबंदी वाली बात है, जिसमें 500 के भी नोट थे, बंद करके नए 500 नोट को लाना था। 1000 रुपए का नोट तो बंद ही कर दिया गया, और उसकी जगह 2000 का नोट लाया गया। 100 रुपए के नोट छोड़ दिए गए थे। तब यह था कि उसमें से जो रकम लूटी गई, तो आरबीआई ने हिसाब लगाया कि उस नोटबंदी के बाद कि उस 342 करोड़ रुपए में से कितने ऐसे नोट हैं जो शायद अब बेकार हो चुके हैं। तो पता चला कि करीब 200 करोड़ रुपए ऐसे नोट थे जो बेकार हो जाएंगे। लेकिन तफ्तीश करनी थी, लुटेरों तक पहुंचना था। अब सीबीसीआईडी ने जांच शुरू की। सबसे पहले तो यही पता लगाना था कि ये लूट हुई कहां। अब सालेम से लेकर विंध्याचलम तक, चूंकि विंध्याचलम में यह खुलासा हो गया था कि ये सुराख है, जब पुलिस वाला गया तो तफ्तीश शुरू हुई। इन्हीं 140 किलोमीटर के दायरे में और 2 घंटे के अंदर 9 से 11 के दरमियान इस ट्रेन में रॉबरी हुई थी। ये लगभग पहली थ्योरी कंफर्म थी। अब पुलिस ने इसी हिसाब से अपनी जांच शुरू की। अब उसमें यह आया कि छत से चूंकि सुराख हुआ है, तो फिर यह माना गया कि जिन्होंने ये डाका डाला है वो ट्रेन के उस बॉगी के छत पर बैठे हुए थे, और उन्होंने वहीं से ड्रिलिंग मशीन से उसको होल किया। अब लेकिन इसी 2 घंटे में या 140 किलोमीटर में क्यों? तो उसकी एक वजह थी। वजह यह कि सलेम से चलने के बाद जो सबसे लंबा फासला था जिसमें ट्रेन को नहीं रुकना था, वो विंध्याचलम था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सलेम से लेकर विंध्याचलम तक डीजल इंजन से यह ट्रेन चल रही थी। डीजल इंजन से चलने का मतलब यह है कि आप छत पर, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी जगहों पर जब भीड़ होती है, त्यौहार होता है, तो लोग छतों पर सफर करते हैं ट्रेन के। लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन वाले ट्रेन में कभी कोई छत पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह है कि ऊपर वायरिंग होती, तार होता है, ट्रेन इलेक्ट्रिक से चल रही है, और उन तारों में 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। मतलब अगर आदमी सेकंड भर को छू ले तो झुलस कर मर जाएगा। तो विंध्याचलम से चेन्नई तक इलेक्ट्रिक इंजन आना था, तो वहां पे ये मुमकिन नहीं था उन पूरे रास्तों के दौरान, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक तार है ऊपर। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर बॉगी के ऊपर चढ़कर और वेल्डिंग से सुराख करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये मान लिया गया कि ये विंध्याचलम से पहले ही ये बैंक को जो बॉगी है उसमें डाका पड़ा है। लेकिन कौन लोग हो सकते हैं और कैसे इन्होंने ये सारी चीजों को अंजाम दिया, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। जब सारी कोशिश कर ली, जाकर सारे पैसेंजर की लिस्ट निकाल लिए, बाकी जितनी अपनी तरफ से मुखबिरों की टीमों को दौड़ा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब अचानक वक्त बीत रहा है। अब इस मामले को साल भर बीत चुका है। 2016 में हुआ, 17 आ गया, कोई सुराग नहीं मिला। तब एक आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं सुलझेगा। उन्होंने कहा कि एक नई तरीके से इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आईटी सेक्टर में उनके कुछ दोस्त थे, और उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि चलो जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेते हैं। तो उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि देखो 140 किलोमीटर का एक रेंज है, और 140 किलोमीटर जो है ये सेलम से विंध्याचलम तक है। 8 अगस्त 2016 की रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस 140 किलोमीटर के दायरे में कितने फोन एक्टिव थे? अब हालांकि ये बड़ा अजीब वो था, क्योंकि 140 किलोमीटर 2 घंटे का फासला, उसमें बेशुमार फोन एक्टिव होंगे। काम मुश्किल था, लेकिन कहा गया कि जरूरी है इस केस को सुलझाने के लिए। अब जो आईटी एक्सपर्ट्स है वो काम में लग गए। पता चला कि लगभग 2 लाख फोन एक्टिव थे उस वक्त
अब 2 लाख में से ढूंढना बैंक लुटेरों को बड़ा मुश्किल काम, लेकिन खैर करते करते उन 2 लाख में से कुछ को छाटा गया, क्योंकि उनके जो अलग अलग टावर से मैच किया गया तो वो उनका लोकेशन कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और, करते 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 आखिरकार 7 नंबर ऐसे मिले जिसमें बड़ी अजीब चीज पाई गई। वो ये कि ये 7 नंबर उस रात, यानी कि जब ये ट्रेन चली थी 8 अगस्त 2016 की रात, सेलम में भी एक्टिव थे, और विंध्याचलम आने के बाद ये 7 मोबाइल बंद हो गए। तो 2 चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वो 7 मुसाफिर थे और विंध्याचलम में आकर उतर गए, चले गए, मोबाइल बंद हो गया, तो ये साबित तो नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरी चीज पता चली उसने पहली बार शक पैदा किया। वो ये कि जो 7 नंबर थे, जब इनका सीडीआर निकाला गया तो पता चला कि ये 7 नंबर तमिलनाडु के नहीं है, ना आसपास के लोकल एरिया के, ना सेलम के, ना विंध्याचलम के, बल्कि ये 7 के 7 नंबर मध्य प्रदेश के एक खास इलाके के। अब 7 मध्य प्रदेश के खास इलाके के नंबर और सेलम से एक्टिव होता और विंध्याचलम में बंद हो जाता, शक की काफी गुंजाइश थी। अब पुलिस ने उस नंबर पे और काम किया तो पता चला कि ये 7 मध्य प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों के नंबर नहीं है, एक ही इलाके के 7 नंबर है। अब पुलिस की टीम एक मध्य प्रदेश पहुंची, लेकिन वहां कोई मिला नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर कहीं और फेक एड्रेस पर सब लिए गए थे। अब कोई सबूत नहीं, कोई चेहरा नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो पुलिस को लगा कि फिर मामला वहीं रुक गया। अब लगभग 1.25 साल हो चुके हैं, अभी तक ये ट्रेन रॉबरी का केस सुलझा नहीं है। तभी अचानक फिर पुलिस ने फैसला कर लिया, तमिलनाडु पुलिस ने, और उसने भारत सरकार से मदद लेकर नासा तक अपनी पहुंच बनाई और नासा से एक रिक्वेस्ट की। नासा से यह कहा कि 8 अगस्त 2016 की रात सेलम से विंध्याचलम के बीच जो 140 किलोमीटर का दायरा है, जो पूरा रूट है, उस वक्त क्या नासा का कोई सैटेलाइट उसके ऊपर था? अगर था तो उन्होंने जो तस्वीरें ली हैं, क्या उन तस्वीरों के जरिए इस केस को सुलझाने में वो मदद कर सकते हैं? नासा ने हामी भर दी। अब नासा ने उस रात की सैटेलाइट, चूंकि सैटेलाइट घूमता रहता है अलग अलग इलाकों में, तो अब नासा ने तमिलनाडु पुलिस की रिक्वेस्ट पर 8 अगस्त 2016 की रात 9 बजे से 11 बजे के दरमियान इस ट्रेन को, जो सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस है, उसकी तस्वीरों को ढूंढना शुरू किया और मिल गया, क्योंकि सैटेलाइट ने ले रखा था। फिर जूम करके उसको ज्यादा बेटर किया गया क्वालिटी, और देखा गया। तो जब देखा गया तो उन तस्वीरों में इत्तेफाक की बात है कि 7 ही लोग सस्पेक्ट नजर आए, और उनमें से वो बॉगी के ऊपर चढ़ा हुआ बंदा भी दिखा, और बॉगी के ऊपर उसके अलावा 2 और थे। अंदर से वो कुछ दे रहा था, वो ऊपर से कुछ ले रहा था, वो असल में पैसे थे। तो अब ये 7 लोग नासा की तस्वीर से क्लियर हो गया। 7 लोगों के मोबाइल नंबर थे, लोकेशन एमपी का था, और ये 7 एमपी के थे। अब पुलिस ने फिर उसी एमपी के इलाके में जीरो इन किया, अपने मुखबिरों को, लोकल एमपी पुलिस की भी मदद ली, और आखिरकार जिस इलाके में ये नंबर जहां से था, एक रोज उनमें से 2 लोग पहले हाथ आए। जब उन दोनों को पूछताछ किया गया तो पता चला कि 8 अगस्त को ये लोग सेलम में थे। फिर उनके कहने के हिसाब से बाद में 7 और लोगों को गिरफ्तार किया, कुल 7 लोगों को, 5 और को मिलाकर। जब उन सबको गिरफ्तार किया गया तो उनमें पता चला कि जो इनका सरदार था, लीडर था, उसका नाम मोहर सिंह है, वो वहीं एमपी का है। अब मोहर सिंह कामकाज के सिलसिले में पहले तमिलनाडु गया था, फिर उसने छोटे मोटे क्राइम पहले ही करता था। तो ऐसे एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, तब उसकी नजर ये पड़ी थी कि ये एक ट्रेन है जो जा रही है, लेकिन इसके बॉगी में पैसेंजर तो है ही नहीं, पर बॉगी बंद है, और उसके बराबर वाले बॉगी में सिर्फ पुलिस वाले हैं। तो उसे जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों है। तो उसने पता किया, तो पता चला कि भाई इसमें पैसे जाते हैं, महीने 2 महीने जब भी, और उस जब भी पैसे जाते हैं तो ये 2 बॉगी इंजन के ठीक पीछे वाली ये रिजर्व हो जाती है, इसमें आम मुसाफिर नहीं चढ़ सकता। अब उस जैसे ही उसे पता चला, उसके बाद उसने प्लानिंग शुरू की। पूरे 10 दिन तक उसने ट्रेन में बैठकर रेकी की, सेलम से लेकर चेन्नई तक। फिर उसने देखा कब कब कैसे हो सकता है, कहां से हो सकता है। तब उसे आया कि जो भी काम करना है
वो सेलम से विंध्याचलन के बीच ही करना है, क्योंकि ये डीजल का इंजन है। विंध्याचलन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन लग जाएगा और वहां से चेन्नई तक सवाल ही नहीं है। और ट्रेन के अंदर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है दाखिल होने का। बाहर से अगर आप उसको काटते हो, वेल्डिंग करते हो, तो लोग देख लेंगे। तो और चलती ट्रेन में ही कर सकते हैं, क्योंकि खड़ी ट्रेन में आप करेंगे तो बराबर में बैठे हुए पुलिस को आवाज आएगी या लोग प्लेटफॉर्म पर देख लेंगे। और जिस वक्त सेलम से ये चलती है विंध्याचलन तक, तो ट्रेन की रफ्तार ठीक ठाक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन में शोर आवाज बहुत होती है चलने की, तो बराबर में बैठे हुए पुलिस वालों को भी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये सारी रेकी, सारे इन्होंने होमवर्क किया। और इसके बाद फिर इन्हें पता चला, इनका बाकायदा इन्होंने सेलम में डेरा ही डाल दिया था एक तरह से, कि कब पुलिस वाले दिखाई नहीं और कब 2 बोगी रिजर्व दिखाई दे। तो फिर इन्हें पता चला 8 अगस्त को बहुत सारे बॉक्सेज आए हैं, पुलिस वाले हैं, बस सारी तैयारी तो चल ही रही थी। उसके बाद ये लोग बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने, जैसी ही ट्रेन चली, सेलम से करीब 35 मिनट के बाद इनमें से एक बंदा ऊपर जाता है, बिल्डिंग से इतना होल करता कि वो अंदर जाए, बाकी 2 लोग ऊपर चढ़ते हैं, और ये नीचे से जो नोटों की गड्डी है वो उठा उठा कर फेंकता जाता है। पैसे कम इसलिए लिए गए क्योंकि उस वक्त 100 के नोट ज्यादा थे और अंधेरे में से बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये ऊपर करता गया, फिर ऊपर से वो सब लेते गए, और उसके बाद जितने ये उतनी देर में बटोर सकते थे बटोरा, और फिर सब जब ट्रेन की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई, कूद के निकल दिए। कुल मिलाकर बाद में जब इन्होंने गिना तो वो था करीब 342 करोड़। लेकिन इनकी बदनसीबी की, बताया मोहर सिंह ने पुलिस को, कि वो पूरे पैसे में से कुछ ही पैसे खर्च कर पाए थे। वजह ये थी कि इन्होंने 8 अगस्त को ये चोरी की, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और 3 महीने के बाद ही मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। तो जितने 500 के नोट थे वो सब बर्बाद, जो 1000 के नोट थे वो बंद। अब इनके सामने दिक्कत ये थी कि सरकार ने मोहलत दी थी कि अगर आपके पास पुराने नोट है, करेंसी, जाके बैंक में जमा कर दीजिए। पर ये इतने नोट किस बैंक में जमा कराएंगे? सारे नोट तो उन्हीं बैंकों ने भेजा था, कटे फटे पुराने, तो ये क्या करें? तो इन्होंने बताया कि 200 करोड़ तो इन्होंने नदी में बहा दिया, क्योंकि किसी काम का नहीं था। बाकी के 142 करोड़ इनके काम के थे, वो इन्होंने रखे, लेकिन उनमें से भी खर्च ही नहीं कर पाया जाता, क्योंकि इन्हें डर था कि एक साथ पैसे खर्च करेंगे तो पुलिस के नजर में आ जाएंगे। तो खर्च भी नहीं कर पाए, पकड़े भी गए। इसके बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया। तो ये थी क्राइम कहानियां में आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को क्राइम कहानियां में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।